तेरे पर जो तेज है वो साफ साफ बयां करता है। लेकिन तू हिम्मत मत हार, एक कोशिश और करके देख। तेरे पास यहाँ रहने के लिए इतना समय भी नहीं है। तेरी छुट्टी खत्म होते ही फिर तू ड्यूटी पर चला जाएगा। इससे पहले तू उसे मना ले और मैं तेरी उससे सगाई करवा सकूं। इतना सुनकर राजदेव के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई और खुश होकर बोला, सच बाबूजी। अपने बाबूजी की बात सुनकर राजदेव को ये आशा हो गई थी कि आज ना सही लेकिन एक ना एक दिन संयोगिता इस ब्याह के लिए राजी हो ही जाएगी। और राजदेव इसी उम्मीद में एक आध दिन में संयोगिता से मिलने की कोशिश करने लगा। लेकिन संयोगिता है कि राजदेव की ओर देखती भी ना थी। ऐसे ही हफ्ते भर बीते थे कि राजदेव ने संयोगिता को फिर बाजार में देखा। संयोगिता बहुत ही जल्दबाजी में थी, बहुत घबराई हुई थी। राजदेव को देखकर बोली, चलिए मेरे साथ जल्दी घर चलिए। अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं तो डॉक्टर साहब को बुलाने आई थी। राजदेव ने घबराकर पूछा, लेकिन किस लिए, क्या हुआ? मामी छत से उतरते हुए सीढ़ियों से गिर पड़ी है, उन्हें अभी तक होश नहीं आया है, इसीलिए बस आप इसी वक्त घर चलिए। राजदेव और संयोगिता डॉक्टर के साथ घर की ओर चल पड़े। डॉक्टर ने बसंती का मुआयना किया। बसंती को होश तो आ गया था, लेकिन उसके सर में बहुत गहरी चोट लगी थी। उसे अब महसूस हो चुका था कि वो अब बचने वाली नहीं है। सहारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। केशव लाल भी आ चुके थे। उस समय बसंती की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने संयोगिता और राजदेव को इशारे से अपने पास बुलाकर एक दूसरे के हाथों को मिलाते हुए आंखों ही आंखों से माफी मांगी और बिना कुछ बोले ही प्राण त्याग दिए। संयोगिता फूट फूट कर रो पड़ी। केशव लाल जी बोले, चलो अपने अंतिम समय में ही सही, एक भलाई का काम तो करके गई बसंती। शायद भगवान को यही मंजूर था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ऐसा कहते हुए केशव लाल जी के आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। बसंती के अंतिम संस्कार के दिन सदाशिव लाल जी आए और उन्होंने संयोगिता और केशव लाल जी को ढांढस बंधाया कि भगवान के आगे किसकी चलती है। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। अब तक बसंती की 13वीं भी हो चुकी थी। एक दिन केशव लाल जी ने सदाशिव लाल जी से और राजदेव को खाने पर बुलाया और बोले, आज आप लोगों को खाने पर बुलाने का कारण ये था कि चूंकि राजदेव की छुट्टियां अब ज्यादा शेष नहीं रह गई है, तो मैं चाहता हूँ कि राजदेव और संयोगिता की सगाई कर दी जाए। और फिर बसंती की भी यही इच्छा थी। सदाशिव लाल जी बोले, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आपसे यही कहना चाहता था, लेकिन संकोचवश कह नहीं पाया, क्योंकि भाभी को गए हुए अभी महीना भर भी नहीं हुआ और ऐसे में ऐसी बातें कहना मुझे उचित नहीं लगा। केशव लाल जी बोले, मैं कुछ दिन के लिए टाल तो देता, लेकिन फिर राजदेव की छुट्टियां भी खत्म होने वाली है। फिर अगली छुट्टी मिलने तक काफी देर हो जाएगी। और फिर बसंती की भी यही आखिरी इच्छा थी कि दोनों एक हो जाए। सदाशिव लाल जी बोले, तो फिर ठीक है, परसों ही हम इन दोनों की सगाई कर देते हैं और शादी तब करेंगे जब अगली बार राजदेव छुट्टियों में घर आएगा। केशव लाल जी बोले, बहुत बढ़िया मित्र, तो ठीक है, परसों सगाई का दिन पक्का हो गया। अब बस सिर्फ कल का ही दिन शेष बचा है। आप लोग ऐसा करें, आज और कल मेरे घर भी रुक जाइए। कल आप अपने शहर जाएंगे, फिर परसों वापस आएंगे, तो बहुत समय बर्बाद होगा। सदाशिव लाल जी बोले, बहुत अच्छा मित्र, जैसी आपकी इच्छा, हमें क्या परेशानी हो सकती है भला। दूसरे दिन सारा समय खरीदारी और तैयारियों में ही निकल गया। शाम को सब बहुत थक चुके थे। संयोगिता ने जल्दी से शाम की चाय बनाई, फिर रात के खाने की तैयारी करने लगी। केशव लाल जी बोले, संयोगिता बेटा, तू भी तो बहुत थक गई होगी ना, मैं कुछ मदद करूं तेरी? नहीं मामा जी, मैं सब कर लूंगी, बस आप थोड़ी सब्जियां काटने में मेरी मदद कर दीजिए, संयोगिता बोली। केशव लाल जी बोले, संयोगिता बिटिया, आज ऐसा करते हैं, यही आंगन में कच्चा चूल्हा जलाकर थोड़े बैंगन, कुछ आलू टमाटर भूनकर भरता बनाते हैं, और सर्दियों का मौसम है तो चूल्हे की सेकी रोटी पर ढेर सारा घी डालकर खाने में बहुत मजा आएगा। सब बोले, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हुआ। आंगन में चूल्हा जलाया और संयोगिता अपना काम करने में लग गई। चूल्हे से उठ रही आग की सुनहरी लपटों की रोशनी में संयोगिता की खूबसूरती और भी निखर कर आ रही थी।
वो कभी अपने गालों पर आ रही लटों को संभालती तो कभी आंखों में लग रहे धुएं की जलन से अपनी आंखें दुपट्टे से पोंछती। और राजदेव तो बस संयोगिता को निहारने में लगा था। वो आज बहुत खुश था कि कल संयोगिता के साथ मेरी सगाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक उसे संयोगिता के दिल की बात पता नहीं चली थी और वह संयोगिता के मन की बात जानना चाह रहा था। रात का खाना खाने के बाद केशवलाल और सदाशिवलाल जी दिन भर के थके थे तो जल्दी ही सो गए। संयोगिता बर्तन धोने के लिए हैंडपंप से पानी भरने जा ही रही थी कि राजदेव ने कहा, आप छोड़िए, मैं बाल्टी भर देता हूँ। संयोगिता बोली, छी छी, आप काम मत कीजिए, आप मेहमान हैं। मेहमान तो आप है हमारे दिल की, पता नहीं हमारे दिल में कब रहने आएंगी। राजदेव ने संयोगिता को छोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा। संयोगिता बस मुस्कुरा कर रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। राजदेव संयोगिता की खामोशी देखकर बोला, कहिए ना, आप मुझे पसंद तो करती है। संयोगिता ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका ली। राजदेव ने फिर पूछा, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया, हाँ समझूं या ना? राजदेव ने कहा, कोई बात नहीं, जो भी आपकी मर्जी है वो आप सुबह तक एक चिट्ठी में मुझे लिख कर दे सकती हैं। और इतना कहकर राजदेव सोने चला गया। सुबह होते ही संयोगिता ने राजदेव को एक चिट्ठी दी जिसमें उसने हाँ में अपना जवाब दिया था। राजदेव के मन से अब सारी शंकाएं दूर हो गई थी। राजदेव और संयोगिता की सगाई भी हो चुकी थी और राजदेव की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। अब राजदेव को वापस जाना था। बहुत ही दुखी मन से संयोगिता ने राजदेव को विदा किया। राजदेव के जाने के बाद संयोगिता और राजदेव एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर अपने मन का हाल बताने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया और राजदेव के दोबारा घर आने का समय हो गया। राजदेव के वापस आने की खबर से संयोगिता बहुत खुश हुई। राजदेव जिस दिन घर आया उसी रोज संयोगिता से मिलने आ पहुंचा और 2-4 दिन के अंदर ही दोनों का ब्याह भी हो गया। दोनों अपनी अपनी घर गृहस्थी में बहुत खुश थे। किस तरह राजदेव की छुट्टियां बीत गई दोनों को पता ही नहीं चला। राजदेव फिर वापस चला गया। इधर संयोगिता उसके आने का फिर से बेसब्री से इंतजार करने लगी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। बाढ़ पीड़ितों के बचाव कार्य में राजदेव की ड्यूटी लगी थी। उसने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से बहुत से लोगों की जान बचाई, लेकिन एक दिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि एक बच्चे को बचाते हुए राजदेव खुद को न संभाल सका और डूब गया। 2 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से उसका मृत शरीर मिला। संयोगिता पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वो खुद को संभालती या अपने बूढ़े सास ससुर को दिलासा देती। उसकी हिम्मत तो जैसे टूट ही चुकी थी। बस चंद लम्हों की खुशियां लिखी थी भगवान ने उसके नसीब में। जैसे तैसे राजदेव का अंतिम संस्कार किया गया। केशवलाल जी और सदाशिवलाल हरिद्वार गए राजदेव की अस्थियों का विसर्जन करने। लेकिन कहते हैं ना, जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो एक साथ टूटता है। लौटते समय उनकी रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। संयोगिता को ये खबर पता चली। वो बदहवास से अपने मामा और ससुर जी को ढूंढने गई। पूरे दिन पागलों की तरह लगी रही, तब जाकर उसे अपने मामा का मृत शरीर मिला और दूसरे दिन ससुर जी का। अब तो संयोगिता के आगे कोई भी रास्ता नहीं रह गया था। किसे अपना कहती, कोई तो नहीं बचा था उसे अपना कहने वाला। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक ही पल में उसकी दुनिया उजड़ गई थी। वो अपने दिमाग का संतुलन खो बैठी थी और इसी असमंजस में उसने नदी में छलांग लगा दी। संयोगिता बेहोश होकर बेसुध सी नदी के किनारे पड़ी हुई थी। तभी एक बच्चा अपने दोस्त शेरू के साथ वहां पहुंचा। शेरू संयोगिता को देखकर भौंकने लगा। बच्चे को थोड़ा समय लगा ये समझने में कि शेरू भौंक क्यों रहा है। उसने शेरू की रस्सी छोड़ दी। बच्चे ने जैसे ही शेरू की रस्सी अपने हाथ से छोड़ी, शेरू भागकर संयोगिता के पास जा पहुंचा। शेरू के पीछे पीछे वो बच्चा भी संयोगिता के पास जा पहुंचा। तभी बच्चा संयोगिता को देखते ही बोला, देख शेरू, लगता है मेरी माँ वापस आ गई। बाबा कह भी रहे थे कि माँ इतवार तक आ जाएगी और आज